प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हुए रवाना। जापान में G7 के साथ क्वाड की बैठक में लेंगे हिस्सा। पीएम ने G7 में भारत की मौजूदगी को बताया सार्थक। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने द्वारका एक्सप्रेसवे का किया निरीक्षण। बोले, एक्सप्रेसवे न केवल हरियाणा दिल्ली की दूरी कम करेगा, जाम से भी दिलाएगा राहत। और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भिवानी में लोगों से संवाद कर जानी समस्याएं, मौके पर ही किया समाधान। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रवाना हो गए। अपनी यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री G7 के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री जापान से पापुआ न्यू गिनी पोर्ट से मोरसबी रवाना होंगे। उसके बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की नियमित भागीदारी स्पष्ट संकेत है कि शांति, सुरक्षा, विकास और पर्यावरण संरक्षण सहित वैश्विक चुनौतियों के समाधान के प्रयासों में भारत को शामिल किया जाना जरूरी है। 20th of May and the third one on the 21st. The two structural sessions on the 20th are, first one that relates to food, health, development and gender equality. The second session is on climate, energy and environment. And the third session on 21st of May is titled Towards Peaceful, Stable and Prosperous World. अध्यक्षता और दक्षिण देशों के हित को प्राथमिकता देने के संदर्भ में ये और भी महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापार प्रमुखों के साथ भी बातचीत करेंगे। 23 मई को सिडनी में वे भारतवंशियों से मिलेंगे। किरण रिजिजू ने केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री के रूप में पदभार संभाल लिया है। किरण रिजिजू को कल ही पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इससे पहले उनके पास कानून मंत्रालय का प्रभार था। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का विकसित भारत बनाने का जो सपना है, उसमें इस मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है, उसमें मैं सीधा सीधा देख सकता हूं इस मंत्रालय का बहुत बड़ा योगदान होगा। बहुत कुछ हिमालय से लेकर के नॉर्थ पोल, साउथ पोल से लेकर हमारे जो पूरे पृथ्वी के बारे में, खास करके हमारे सागर की तरफ बहुत इसका काम करने का क्षेत्र है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधि और न्याय मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधिक सेवाओं के विस्तार के साथ आम जन को समय पर न्याय मिले, इसके लिए ई-कोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं एसपी सिंह बघेल ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने निर्माण भवन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से भी मुलाकात की। द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला एक्सप्रेसवे होगा जिसमें जाम से बचने के लिए 4 स्तरीय कनेक्टिविटी को अस्तित्व में लाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का मुआयना केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और सांसद राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। 9,000 करोड़ रुपए की लागत से 30 किलोमीटर लंबा देश का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण अप्रैल 2024 में लगभग पूरा किया जाएगा। हरियाणा में 18.9 किलोमीटर सिंगल पिलर पर 34 मीटर चौड़ा और दिल्ली में 10.1 किलोमीटर लंबाई का ये एक्सप्रेसवे बन रहा है। इस अवसर पर नितिन गडकरी मीडिया से मुखातिब भी हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे के दोनों और 3 लेन की सर्विस रोड बनाई जा रही है।
दिल्ली मुंबई हाईवे को जुड़ेंगे और बाद में इसमें हरियाणा की भी काफ़ी कनेक्टिविटी, पुराने जयपुर का भी रोड है। तो एक प्रकार से ये एक इतनी बड़ा ये प्रोजेक्ट है, जब दोनों प्रोजेक्ट पूरे होंगे तो द्वारका और गुड़गांव ये जो क्षेत्र है हरियाणा का और दिल्ली का, इसमें तो सुविधा होगी, पर बाहर से आने वाला काफ़ी ट्रैफिक उसकी भी सुविधा होगी। और ये दोनों रोड के कारण इस एरिया में एक नई दिल्ली बस रही है, नया गुड़गांव बस रहा है। उन्होंने कहा कि ये एक्सप्रेसवे न केवल दिल्ली और हरियाणा की दूरी को कम करेगा, बल्कि जाम की समस्या से जूझ रहे लाखों मुसाफिरों के लिए भी रामबाण साबित होगा। इसमें देश की सबसे चौड़ी व 3.6 किलोमीटर लंबी 8 लेन टनल बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। नए संसद भवन का निर्माण कार्य अब पूरा हो गया है और नया भवन आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतीक है। वर्तमान संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ था, जो अब लगभग 100 साल पुराना होने जा रहा है। इस भवन में वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप स्थान की कमी महसूस की जा रही थी। दोनों सदनों में सांसदों के बैठने की सुविधाजनक व्यवस्था का भी अभाव था, जिससे सदस्यों की कार्यकुशलता प्रभावित हो रही थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्ताव पारित कर सरकार ने संसद के लिए नई इमारत बनाने का आग्रह किया। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन की आधारशिला रखी थी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल भिवानी में विभिन्न जगहों पर आम जन से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर ही उनका निपटान किया। उप मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता में बताया कि अधिकारियों को प्रदेश में कई जगह बिजली बिलों में आ रही दिक्कतों को कैंप लगाकर ठीक करने के निर्देश दिए हैं। हमारी सोच थी कि गरीब आदमी को जिसकी सबसे कम आय हो प्राथमिक तौर पर नौकरी दे, उसके अंदर सरकार बहुत हद तक कामयाब रही है। लगभग 50,000 से कम आय वाले जितने रिस्पोंडेंट्स थे उनको प्रायोरिटी 1 पे सरकार ने नौकरी दी है। स्टाफ सिलेक्शन पब्लिक सर्विस कमीशन का डिले आया है, निरंतर उनके साथ मीटिंग हो रही है। जैसे जैसे आगे एग्जामिनेशन होगी वैसे वैसे भर्ती आ जाएगी। उन्होंने कहा कि कौशल रोजगार निगम पोर्टल के माध्यम से अस्थायी रोजगार को सेंट्रलाइज करके बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी नई भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ के सेक्टर 35 स्थित म्युनिसिपल भवन में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के विभिन्न काडरों में भर्ती हुए 144 नौजवानों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये पहली बार हुआ है कि जब पंजाब पुलिस ने सिविलियंस को शामिल किया जा रहा है, जो समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पुलिस फोर्स को जांच, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जरूरत के मुताबिक अपडेट करना बहुत जरूरी है। जे असीं अपडेट रहांगे तां ही असीं ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਛੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ नंबर 1 पुलिस के स्थान पर आती है। उन्होंने कहा कि नए भर्ती हुए 144 नौजवान आधुनिक प्रौद्योगिकी की गहरी समझ रखते हैं और इस काबिलियत स्वरूप वे पर्दे के पीछे रहकर जुर्म करने वालों को काबू करने में सहयोग करेंगे। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। भारतीय नौसेना की छठी और अंतिम कलावरिक श्रेणी की पनडुब्बी वाघशीर का समुद्री परीक्षण शुरू, अगले साल किया जाएगा नौसेना में शामिल। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने धार कलां ब्लॉक सहित रंजीत सागर डैम के आसपास के क्षेत्र को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने का किया ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ओडिशा में 8,000 करोड़ से अधिक की कई रेल परियोजनाओं की रखी आधारशिला, कई का किया लोकार्पण।
चंडीगढ़ पर्यावरण विभाग द्वारा मिशन लाइफ अभियान के तहत एनजीओ के सहयोग से करवाई गई साइक्लोथॉन 450 बच्चों ने लिया हिस्सा। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।